नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं कौन कौन हुए उसका नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं। जो मुगल वंश के शासक हुए उसका नाम आप किस तरह से याद रख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा। प्रश्न पूछता है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। इस तरह के प्रश्न पूछता है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए अगर आप वंश का नाम याद रख लीजिएगा क्रम से, तो आपको ये प्रश्न को बताने में बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, तो एक भाजपा का रैली याद रख लीजिएगा। किसका? भाजपा का रैली, ठीक है। तो वही हम लोग कभी कभी देखते हैं कि भाजपा का शो चल रहा है, क्या कहते हैं, भाजपा का शो चल रहा है, तो उसी को याद रखिएगा। तो यहाँ पर भाजपा पूरा नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है भाज शो। क्या याद रखना है? भाजपा के रैली पर याद रखिएगा भाज शो, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, तो मुगल वंश के जो शासक क्रम से आए उसका नाम याद आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भाज शो याद रख लीजिएगा, भाजपा का शो है, भाज शो याद रखिएगा। तो भाज, यहाँ भाज शो अब लिख लेते हैं, देखिए BHAJSO, भाज शो एक लाइन से लिख लिए, जिसमें B का मतलब है बाबर और ये मुगल वंश का संस्थापक हो गया। H का मतलब है हुमायूं, A का मतलब है अकबर, J का मतलब है जहांगीर, S का मतलब है शाहजहां और O का मतलब है औरंगजेब, ठीक है। किसका रैली याद रखे आप बताइए? भाज शो। किसका? भाज शो, भाजपा का। बाबर, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, अकबर का यहाँ पे जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। इस तरह से यहाँ पर एक क्रम है, आप इस क्रम को याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक दो प्रश्न आपके बनेंगे, तो आप यहाँ पर कभी भी भुलाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बाबर ने ये कैसे स्थापना किया था, इसका देखिए हमने नीचे चर्चा कर दिया है, ठीक है। क्या किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें बाबर की क्या हुआ? जीत हुआ और इब्राहिम लोदी का हार हुआ। इस प्रकार बाबर ने क्या किया, तो दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर वहाँ पर मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया, और वही मुगल साम्राज्य का वहीं पे स्थापना होता है इसी युद्ध के बाद, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। कैसे स्थापना हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से इसका स्थापना हुआ। ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब लगातार एक एक जो इसके वंशज हैं उसको क्रम से क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या इनकी मुख्य बातें हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बाबर का जो संस्थापक है उसके बारे में, उसकी जीवनी को हम लोग देख लेंगे। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बाबर से पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाबर, इनका शासन कितने सालों का रहा? तो 4 वर्षों का रहा, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक, ठीक है। बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत कुछ किया। तो देखेंगे 1526 से 1530 तक क्या क्या हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, बाबर तुर्क का रहने वाला था, याद रखिएगा। बाबर कहाँ का रहने वाला था? तुर्क का रहने वाला था, और उसकी मातृभाषा तुर्की थी, ठीक है। पूछता है प्रश्न कि बाबर की मातृभाषा क्या थी? तो तुर्की थी, तुर्क का रहने वाला था, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है।
बाबर जो है मुंबईयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंबईयान पद शैली का जन्मदाता कौन है, तो मुंबईयान पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। ठीक है, बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, बाबरनामा। ठीक है, सारे थ्योरी क्लासेज को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ये थ्योरी क्लासेज जब आप देखेंगे तो इसका जब एमसीक्यू प्रश्न आएगा तो आप कभी भी उसको सही करना एकदम कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसके सारे थ्योरी क्लासेज को अभी अंतिम तक पढ़ लीजिएगा। बहुत शॉर्ट में आपको बनाया गया है और बहुत ही ट्रिकी बनाया गया है, जिससे कि आपको समझ में पूरे के पूरे आ जाएगा। चलिए अब देखिए बाबर द्वारा क्या क्या युद्ध किया गया, आप लोग देख लीजिएगा। बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को याद कर लीजिएगा। बाबर ने कौन कौन युद्ध किया, किस युद्ध में बाबर विजयी रहा, किसके किसके बीच हुआ, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। आप सभी भी एक दो बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध और ईस्वी सन को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या है वो ईस्वी सन, तो देखिए याद रखिएगा, पान खा चल घर बाबर, इतना याद रखिएगा। आप लोग बहुत को बोलते हैं पान खा चल घर बोलते हैं ना, तो आप बाबर का नाम याद रखिएगा क्योंकि यह ट्रिक बाबर से जुड़ा हुआ होगा। पान खा चल घर बाबर याद कर लीजिएगा। पान में देखिए पान का मतलब है पानीपत का प्रथम युद्ध। खा का मतलब है देखिए खानवा का युद्ध। चल में च से मतलब है चंदेरी का युद्ध। घर में घ से मतलब है घाघरा का युद्ध। ठीक है, और बाबर का मतलब है कि चारों युद्ध बाबर द्वारा किया गया। ठीक है, अब चलिए ईस्वी सन को भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी लगातार है। तो पान खा चल घर बाबर याद कीजिएगा 1526 से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। ठीक है, तो इस तरह से 1526, 27, 28 और 29 हो गया इसका डेट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चारों युद्ध को आप देख लिए। अब याद रखिएगा कि चारों युद्ध में विजयी रहे। बाबर जो था वो युद्ध योद्धा में बहुत ही कुशल था, इसलिए चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा। इसी युद्ध में क्या हुआ था, पहली बार तोपखाना का भी प्रयोग बाबर ने यहाँ पर किया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो इस तरह से यहाँ क्या रहा, बाबर युद्ध क्षेत्र में कौशल प्राप्त था, तो चारों युद्ध में विजयी रहा। याद रखिएगा, पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा, तो बाबर। खानवा का युद्ध में कौन विजयी रहा, तो बाबर। चंदेरी का युद्ध में कौन विजयी रहा, बाबर। और घाघरा के युद्ध में कौन विजयी हुआ, बाबर। ठीक है, याद रखिएगा, विजयी का यहाँ पर नाम याद हो गया। अब चलिए यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ, ये भी प्रश्न पूछ देता है कि बाबर और किनके किनके बीच हुआ। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किनके बीच हुआ, खानवा का युद्ध बाबर और किनके बीच हुआ, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है छोटा सा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से सारा चीज़ याद करके चले जाइएगा। यहाँ से एक प्रश्न रहेगा तो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए सब क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बाबर लिखा। ठीक है, बाबर लिखा। अब बाबर के साथ लिखिए बाबर ईरा में आ, बाबर ईरा में आ। ठीक है, तो ईरा में देखिए पहला है ई, दूसरा है रा, तीसरा है में और चौथा है आ। ठीक, और उसी तरह से उसको भी याद रखिएगा कि बाबर का युद्ध कौन कौन हुआ, तो पान खा चल घर, ये भी 4 गो है और ये भी 4 गो है। तो ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, तो बाबर और ई मतलब है देखिए इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अगला है खानवा का युद्ध, यहाँ पर रा है, रा मतलब याद रखिएगा राणा संगा, रा का मतलब राणा संगा, मे का मतलब मेदिनी राय, आ का मतलब अफगान शासक। ठीक है, तो बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खानवा का जो युद्ध हुआ बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। और जो चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और जो यहाँ पे युद्ध हुआ वो बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ। ठीक है, इस तरह से जब आप बना लेंगे तो किसके बीच हुआ वो याद हो गया। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में पूछेगा किसका जीत हुआ, तो बाबर का, और किसका हार हुआ, तो इब्राहिम लोदी का। खानवा के युद्ध में किसका जीत हुआ, तो बाबर का, और हार किसका हुआ, राणा संगा का। अगर चंदेरी का युद्ध पूछेगा तो किसका जीत हुआ, बाबर का, और हार किसका हुआ, मेदिनी राय का। अगर घाघरा का युद्ध पूछेगा तो जीत हुआ बाबर का, हार किसका हुआ, अफगान शासक का। क्लियर हो गया ना आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको हम बता देते हैं, आपको हम सब हैंड रिटेन नोट्स बना दिए हैं, हैंड रिटेन नोट्स मेरा बन रहा है। आप सभी जो भी चाहते हो कि इस तरह का पीडीएफ को हम लेकर के पढ़ें, तो
तो आप यहाँ केवल हिस्ट्री सेशन को यदि आप चाहते होंगे तो हिस्ट्री सेशन ओनली फॉर 150 में आप लेकर के पढ़ सकते हैं। सारा PDF आपको कंप्लीट और वीडियो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। यहाँ से आप हिस्ट्री में 100% अंक उठा लीजिएगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि JCERT किताब से बहुत कम प्रश्न हम बनाए हैं ना, तो आप हिस्ट्री को देखते थक जाइएगा और प्रश्न बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का नोट्स को लेकर के पढ़ना कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक के मध्य हुआ। और इन चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ। एकदम क्लियर हो गया बाबर के बारे में आप सभी को, ठीक है। हमको तो नहीं लगता है कि आप बाबर के बारे में भूलिएगा आप लोग, ठीक है। बाबर का शासनकाल 4 वर्षों का रहा, 1526 से 1530 ईस्वी का। बहुत ही कम शासनकाल रहा, लेकिन बहुत ही अधिक उपलब्धि इनकी रही है, ठीक है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था। इसका मकबरा कहाँ है? तो बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा के अनुसार उनके अवशेषों को काबुल अफगानिस्तान में ले जाया गया, जहां उनका अस्थायी मकबरा है, ठीक है। तो बाबर का मकबरा काबुल में अस्थायी रूप से है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट शासक कौन थे बताइए? भाज तो याद रखे हैं ना, बाबर का समाप्त हो गया। जो कुछ बाबर से आएगा वहीं से आएगा। आप सभी बाबर को अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत अधिक हमने आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिया। अब हुमायूं की भी बात हम लोग करेंगे, हुमायूं को देखेंगे, ठीक है। चलिए, हुमायूं का देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेट। 1350 से एक बार 1540 और दूसरा का बार 1555 से 1556, यानी हुमायूं का शासनकाल 2 बार रहा, ठीक है। हुमायूं का शासनकाल 2 बार रहा और इसका अभिषेक 1 के बार हुआ था। लेकिन शासनकाल कोई पूछे कौन ऐसा शासक हुआ जिसका शासनकाल 2 बार हुआ, तो वो हुमायूं का नाम आता है, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, इसलिए हमने शासक का नाम आपको याद करवा दिया था। क्या करवा था बताइए? भाज सो, उत्तराधिकारी का नाम। बाबर जब गया तो हुमायूं आया, जब हुमायूं गया तो अकबर आया, जब अकबर गया तो जहांगीर आया, जब जहांगीर गया तो शाहजहां आया, जब शाहजहां गया तो औरंगजेब आए। तो ये क्रम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बाबर चले गए, बाबर हमने पढ़ लिया। अब हुमायूं की बारी है, चलिए, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, बड़ा पुत्र जो है हुमायूं, वहाँ की गद्दी पर बैठा, ठीक है। हुमायूं को अपने भाई कामरान के कारण अफगान प्रतिद्वंदियों से शिकस्त करना पड़ा, ठीक है। शिकस्त करना पड़ा, अपना भाई के कारण जो है प्रतिद्वंदियों से बहुत अधिक शिकस्त करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा, ठीक है। एक चीज़ और प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य ही हुमायूं ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया था, यह हुमायूं का सफलता का सबसे बड़ा कारण था। पूछता है कि मुगल साम्राज्य में कौन ऐसा एक शासक हुआ जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। तो मुगल साम्राज्य में मात्र एक शासक हुमायूं ऐसा था जिसने अपनी संपत्ति को अपने भाइयों के बीच क्या किया था, बांट दिया था। और यह हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में हुमायूं के असफलता का सबसे बड़ा कारण अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा बताइए? तो अपने संपत्ति का बंटवारा, अपने साम्राज्य का बंटवारा, ठीक है। कौन ऐसा शासक हुआ जिसने अपने साम्राज्य का केवल बंटवारा किया? तो वो एकमात्र शासक हुमायूं था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया। बाकी कोई शासक ऐसा नहीं था जिसने अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा। देखिए, हुमायूं अगर सबसे अधिक किसी से डरता था तो वो था शेरशाह। देखिए, ठीक है, वो कौन था? शेरशाह। सबसे पहले शेरशाह का इसी के साथ, हुमायूं के साथ ही यहाँ पर हुआ था, ठीक है। हुमायूं के साथ हुआ था शेरशाह का। लेकिन इसका जो युद्ध हुआ उस समय तो यहाँ पर छोड़ दिया गया था। उस समय जब युद्ध हुआ शेरशाह का हुमायूं से, तो युद्ध का नाम रखना है चौसा का युद्ध और कनौज बिलग्राम का युद्ध, 2 बार हुआ, ठीक है। शेरशाह के साथ हुमायूं ने कै बार युद्ध किया? 2 बार युद्ध किया। लेकिन हुमायूं शेरशाह से क्या था? बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए यही डर के कारण हुमायूं ने शेरशाह के साथ 2 युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ और कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। एक 1539 में हुआ और एक 1540 में हुआ। और ये दोनों युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, ठीक है। और हुमायूं पराजित हो गया शेरशाह से। अपराजित होकर डर के कारण वह ईरान की ओर भाग गया, दिल्ली की गद्दी छोड़ दिया था, ठीक है। वहाँ पर अब कौन शासन करने लगा था? शेरशाह ना। तो शेरशाह की डर से हुमायूं क्या हुआ? निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगा, डर के मारे भाग गया हुआ, ठीक है। 2 बार युद्ध किया, दोनों बार हार के कारण वह भाग गया शेरशाह के
डर के कारण। ठीक है, तो चलिए, दोनों युद्ध को हारा। शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो पहला हुआ चौसा का युद्ध और दूसरा कनौज या विलग्राम का युद्ध कहते हैं। एक 1539 हुआ, एक 1540, याद रखिएगा। अभी अभी हुमायूं द्वारा कौन कौन युद्ध किया गया उसको भी आगे हम ट्रिक से आपको बताने जा रहे हैं। आप सिर्फ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। आपको मुगल साम्राज्य इस तरह से इस कदर आपको याद हो जाएगा कि इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप जरूर बताने के लिए समर्थ हो जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी JCERT जैक की किताब का नोट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। सब कुछ आपको कंप्लीट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिंदी है, सब कुछ कंप्लीट है। आप सिर्फ लेकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो शेरशाह ने हुमायूं से 2 युद्ध किया। अब इस युद्ध को हम लोग ट्रिक से देखेंगे अभी। ठीक है, आगे देखिए, अभी थ्योरी क्लासेज में आगे हम लोग देखेंगे। शेरशाह से युद्ध हारने के बाद हुमायूं ईरान की ओर भाग गया। याद रखिएगा, युद्ध हारने के बाद हुमायूं कहाँ भागा, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो वह ईरान की ओर भागा था। ठीक है, उसने 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। याद रखिएगा, डर के मारे, हुमायूं के डर के मारे 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? बिलग्राम का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में और विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। तो ये 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। ठीक है, घुमक्कड़ की तरह यह जिंदगी व्यतीत किया, ईरान की ओर भाग गया था। ठीक है, चलिए, ईरान में क्या हुआ? तो ईरान में हुमायूं को सफवीद शाह से मदद ली और वहीं पे रहा 15 वर्षों तक। ठीक है, चलिए, 15 वर्ष के बाद क्या होता है याद रखिएगा। तो देखिए, हुमायूं का याद रखिएगा, देखिए किस तरह से चलता है काम। हुमायूं का सबसे बड़ा डर जिंदगी में शेरशाह, उसी को शेर खां भी कहते हैं हम लोग, शेरशाह का आगे जिक्र करेंगे, शेर खां भी कहते हैं, से था। लेकिन संयोगवश देखिए क्या होता है, शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को बारूद में विस्फोट में हो जाता है। ठीक है, शेरशाह जहाँ पे था वहीं पे बारूद फैक्ट्री में क्या हो जाता है, आग लग जाता है। आग लग जाने के कारण जो युद्ध चल रहा था उसमें क्या होता है, शेर खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विस्फोट में। बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए, 40 में हुमायूं भागा, अब 45 में शेरशाह की मौत हो जाती है। ठीक है, लेकिन हुमायूं को अब तक पता नहीं चल पाता है 1554 तक कि शेरशाह मर गया है। न तो जिस दिन हुमायूं को ये पता चल जाता है कि शेरशाह की मौत हो गई है तो वो उसी समय किसी से डरता नहीं था, सिर्फ शेरशाह से उसकी एक डर थे जिसके कारण वह भागा हुआ था। बाकी से वह जंग जीत सकता था, इसके मन में इतना था। ठीक है, लेकिन इनको जब यह पता चला, तो ये पता कब चला? तो ये पता 1555 में चला कि शेर खां की मौत हो गई है। जैसे ही पता चला, देखिए क्या होता है, हुमायूं को जैसे ही पता चला उसके अंदर की शक्ति जाग गई और फिर वह दिल्ली की ओर जाने लगा, जिसके बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ। ठीक है, यही याद रखिएगा, जिसके बीच में सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और वह पुनः दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं को सिर्फ डर किससे था? शेरशाह से था। जैसे ही पता चला कि शेरशाह की मृत्यु हो गई, उसके अंदर का शक्ति जाग गया और वह जानता था कि अब हमें कोई हराने वाला नहीं है। वह रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। जाने के क्रम में उसके एक युद्ध भी हुआ, सरहिंद का युद्ध इसको नाम दिया जाता है, और वह अकेले ही 1555 ईस्वी में वह जीत गया। ठीक है, और पुनः दिल्ली को अपना अधिकार में कर लिया। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में देखिए, हुमायूं ही एक ऐसा शासक हुआ, मुगल साम्राज्य में हुमायूं ही एक ऐसा शासक हुआ जो 2 बार सिंहासन पर बैठा, 2 शासन काल किया, 2 बार मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। लेकिन इसका राज्याभिषेक एक बार हुआ। याद रखिएगा, इसका राज्याभिषेक केवल एक बार हुआ है। लेकिन कौन 2 बार मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? याद रखिएगा, हुमायूं। क्लियर? हुमायूं ही एक ऐसा शासक था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखिए, संजोग यहाँ भी हुमायूं का साथ नहीं दिया, इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। वो क्या हुआ, सो क्या कहावत है, देखिए। तो हुमायूं 1555 ईस्वी में देखिए दिल्ली की गद्दी पर तो पुनः बैठ गया, लेकिन उसने 1 वर्ष के बाद ही 1556 ईस्वी में, 1 वर्ष ही हुआ, और दिनपनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण देखिए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसने भी सत्ता का भोग नहीं कर पाया। 1556 ईस्वी में क्या हुआ, तो बाबर देखिए पढ़ने का बहुत शौकीन था। ठीक है, तो जिस समय नमाज अदा किया जा रहा था वो कहाँ था, तो दिलपनाह नगर के शेरे मंडल पुस्तकालय में था। क्या था? शेरे मंडल पुस्तकालय में। तो जैसे अल्लाह अकबर बजता है कि पढ़ने के लिए नमाज, उस समय वह क्या किया,
तो वह सीढ़ी से वहाँ दिलपना नगर जो पुस्तकालय भवन था उसकी सीढ़ी से उतरने लगा और उतरने के क्रम में वह सीढ़ी से फंस कर गिरा और वहीं पर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। इसलिए 1 साल ही वह भी काम कर पाया, सत्ता में रह पाया। तो कौन ऐसा शासक हुआ जिसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा, हुमायूं लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरेमंडल पुस्तकालय का नाम था और नगर का नाम था दिनपनाह नामक इमारत था। क्लियर हो गया ना? चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ठीक है। मुगल साम्राज्य का यह एकमात्र ऐसा शासक था जो शासन के दौरान सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा शासक था जो ज्योतिष पर विश्वास करता था और वो ज्योतिष के अनुसार उसको हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े को पहनना पसंद था। ठीक है। चलिए, हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है। हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध है, इसका 4 युद्ध है। हुमायूं द्वारा भी 4 युद्ध किया गया था और बाबर द्वारा भी 4 युद्ध किया गया था। ठीक है। लेकिन अंतर यही था कि बाबर जो था चारों युद्ध में विजयी रहा था और हुमायूं जो है यहाँ पे बहुत सारे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ सरहिंद का युद्ध जीता था। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हुमायूं ने कौन कौन युद्ध किया? तो याद रख लीजिएगा इसके लिए ट्रिक, देवरा चोरबा सर। ठीक है, क्या याद रखिएगा? देवरा चोरबा। देवरा से देवरा का युद्ध, चोर से चौसा का युद्ध, बा से बिलग्राम या उसी को कनौज का युद्ध कहते हैं और सर से ऑलरेडी सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है। चलिए, कैसे हुआ, कब कब हुआ, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। ठीक है। हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं जीता। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, इसमें हुमायूं का हार हुआ। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, हुमायूं का हार हुआ। और इसमें जैसे ही पता चला कि शेरशाह मर गया है तो हुमायूं को विश्वास हो गया और वह जीत गया सरहिंद का युद्ध। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जीत का जो था वो हमने दिखा दिया हुमायूं का। ठीक है। हुमायूं से लगभग सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप कर लीजिएगा, हुमायूं कंप्लीट होता है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अकबर का। किसका देखेंगे? अकबर का। केवल वही प्रश्न जो जैक ने किताब में बनाया है, JCRT किताब में झारखंड के सरकारी विद्यालय में बना है, बस उतना ही प्रश्न, उससे ज़्यादा बहुत कुछ आपको अदर किताब में दिए हुए हैं। आप ज़्यादा देखने का प्रयास हमारे समझ से मत कीजिएगा। ठीक है। जितना प्रश्न JCRT में दिया बस उतना देख के जाइएगा, उतना ही से प्रश्न आपका छपा हुआ मिलेगा, इसमें कोई शक मत रखिएगा आप सभी को। ठीक है। तो JCRT की किताब पढ़िए, नहीं पढ़ पाते तो नोट्स यहाँ बना हुआ है, इसको लेकर के पढ़ लीजिए, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है। चलिए, अकबर के बारे में देखेंगे। 13 वर्ष की अल्पायु में ही हुमायूं पुत्र अकबर को राजगद्दी संभालना पड़ गया। बहुत कम समय में ही अकबर को राजगद्दी संभालना पड़ा था। ठीक है। अपने पिता की मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। यही प्रश्न पूछता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर कहाँ रह रहा था। ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न जो आया है वही हमने यहाँ किया है और जो JCRT में है बस वही उतारा है। ठीक ना। तो अपने पिता की मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। उस समय अकबर कहाँ था? पंजाब में था। और पंजाब का कहाँ? तो कलानौर नामक स्थान पर था। ठीक है। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। उससे वहीं जैसे ही पता चला तो वहीं ईंटों का साधारण सा मंच बनाकर हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया था, हुमायूं का उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हो गया बताइए? अकबर। आपको तो याद है ना बादशाह, कि नहीं भुला गए? बादशाह नहीं भुलाए, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। ठीक है। तो ये बैरम खां ने किया था कि वहीं पर ईंटों पर बिठा करके और उसको हुमायूं का उत्तराधिकारी वहीं पर घोषित कर दिया था। यानी अकबर का संरक्षक कौन था? बहुत बार प्रश्न हुआ, तो आप लोग बताइएगा। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। ठीक है। चलिए, अकबर 4 वर्षों तक बैरम खां की देखरेख में कार्य किया, उसके बाद संरक्षक को हटा दिया था। ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पे अकबर के द्वारा कौन सा युद्ध किया गया है, उसको भी ट्रिक से पढ़ेंगे, बस बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। आज की क्लासेस बहुत रोमांचक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखें यहाँ से JCRT का पूरा फुल PDF नोट्स लेकर के पढ़ना मत भूलिएगा। बहुत ही चीप रेट में आपको मिल रहा है। सिर्फ हिस्ट्री का सेशन का लेना है तो 150 रुपये, अगर पॉलिटिकल का ओनली फॉर लेना है तो 150 रुपये, और आपको अगर ये लेना है ज्योग्राफी का तो वो भी 150 मिल जाएंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कम प्रश्न बने हैं। आप यहाँ से लेकर के जैसे ही देखिए, कभी भी आपको वीडियो मिलता है एग्जाम में जाने से पहले यहाँ से PDF नोट्स लेके
पढ़ करके ही जाइएगा, जिससे कि आपको अच्छा अंक आ सके। ठीक है, चलिए देखिए 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति ने हेमू को पराजित किया, अर्थात जीत अकबर का हुआ। ठीक है, ये दोनों युद्ध में अकबर जीता था। फिर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप को पराजित किया, जीत अकबर की ही हुई है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ा था? तो देखिए याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह ने लड़ा था और महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान ने लड़ा था। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। क्लियर? तो अकबर ने भी यो युद्ध किया और इस दोनों युद्ध में अकबर विजयी रहा। ठीक है, चलिए दो विजयी रहा। अब ये भी अकबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, कौन कौन अकबर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है? ये 4 कार्य जो है, 5 कार्य आप याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में छप जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कार्य को भी हम ट्रिक से माध्यम से पढ़ेंगे कि अकबर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। ठीक है, चलिए देखिए है 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही। कौन? 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही, ये किसके द्वारा काम किया गया है? अकबर के द्वारा। तो 10 का मतलब है कि दास प्रथा का अंत, यानी दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1562 ईस्वी में। तीर्थ मतलब है तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति, ये अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में किया गया, इनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य है। जाओ में जाओ का मतलब है जा से जजिया कर, जजिया कर समाप्त किया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब? 1564 ईस्वी में। दीदी का मतलब है दीन ए इलाही धर्म, 1582 ईस्वी में, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इलाही मतलब इलाही संवत का शुरुआत 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा। ठीक है, ये 5 काम आप अकबर का याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा और इसी तरह से ट्रिक बना के 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। आप सभी को यहाँ पर मुगल साम्राज्य बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसी को हमने नीचे भी लिख दिया है कि आपको अलग से नहीं करना पड़े। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया था अकबर के द्वारा। तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में और इलाही संवत पर काम जो शुरुआत हुआ था वो 1583 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को बना लीजिएगा नोट्स। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हम आपको दिए हैं, जिससे कि आपको मुगल साम्राज्य में कोई परेशानी नहीं आए। और बताते कि अगर हिस्ट्री आप इस तरह से पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। तो आपको बहुत सा चैप्टर हमने इसी तरह से बना दिया है, जिससे आप हिस्ट्री को देख लेते हैं, इतिहास को देख लेते हैं, तो आपके मन में जो इतिहास के प्रति दिमाग में बैठा होगा कि इतिहास से हम नहीं अंक उठा पाएंगे, वो आप एक बार मजबूर हो जाइएगा। यहाँ से अंक आपका बहुत ज़्यादा, सामाजिक विज्ञान में बहुत ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल को देख लीजिएगा, सभी को हमने ट्रिक से बना दिया है, आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को अभी हम लोग 3 चीज़ देखे। अकबर के दरबार का नवरत्न को भी हमने आपको ट्रिक से याद करवाया। ठीक है, अकबर द्वारा कौन कौन महत्वपूर्ण कार्य किया गया उसको भी हमने ट्रिक से बताया। अब एक ट्रिक और दे देते हैं आपको कि अकबर द्वारा किया गया कौन कौन महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को आप देख लेंगे कौन कौन युद्ध किया गया। ठीक है, तो देखिए क्या है ट्रिक, याद रखिएगा। पानी दो हल्दी में अकबर है महान, क्या याद रखिएगा? पानी 2 हल्दी में अकबर है महान। ठीक है, तो एक साइड हम लिखेंगे पानी 2 हल्दी, एक होगा पानी 2 और दूसरा का हल्दी होगा, बीच में अकबर होगा, फिर तीसरा का है होगा और चौथा का महान होगा। कैसे सजाइएगा देखिए, यहाँ पे आप सजा लीजिएगा। हमने बोला था पानी 2 लिख लिया, फिर हल्दी में लिख लिया और ये दोनों को जोड़ दिए अकबर से। उसके बाद था हे और महान, तो हे और महान भी इस तरह से कर दिए। ठीक है, पानी 2 का मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध है और हल्दी का मतलब है हल्दी घाटी का युद्ध है। ठीक है, ये दोनों युद्ध में अकबर ने लड़ा। अब इधर हे और मुँह, हे का मतलब है हेमू और महान का मतलब महाराणा प्रताप। यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। क्लियर? तो इस तरह से जब आप सजा लीजिएगा तो उनको युद्ध को क्लियर आप कर सकते हैं। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, अकबर विजयी रहे। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर आपको अकबर से किसी तरह का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। सूक्ष्म प्रश्न, कम प्रश्न, अधिक आने की संभावना, इसी चीज़ को पढ़ना हमारा मूल मकसद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अकबर का उत्तराधिकारी कौन था बताइए? अब तो आप जान रहे होंगे ना, जहांगीर है। ठीक है, अब देखिए जहांगीर,
तो अब जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी का इसमें हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद रखिएगा, बचपन का नाम बहुत बार पूछा एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए कुछ और मुगल बादशाह के बचपन का नाम याद रखने का आपको हम ट्रिक बताते हैं, जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। तो और भी जो मुगल शासक हैं उनके बचपन का नाम आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए इसका ट्रिक है, यहाँ पे आपको देख लीजिएगा। अब खुश साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ, बस बहुत अच्छा ट्रिक है। अब खुश है साली जहाँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्या मकसद है इसका, तो अब पहला है, अब पहला शब्द अब है, अब में दो अक्षर हैं अ और ब, तो अ का मतलब है अकबर और ब का मतलब है बदरुद्दीन, यानी अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है। ठीक है। चलिए दूसरा अच्छा है अक्षर है खुश, क्या है खुश, तो खुश में खुश से देखिए होगा खुर्रम और स से होगा शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। क्लियर हो गया है। अब देखिए साली जहाँ, साली जहाँ, ठीक है, तो साली में याद रखिएगा साली से सलीम और जहाँ से याद रखिएगा जहांगीर। क्लियर हो रहा है ना। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तीनों नाम हमने बता दिया और तीनों प्रश्न धमाल मचाए हुए हैं। ठीक है। बार बार जाइएगा ना एग्जाम में, थोप देगा आपको, इसलिए इसको एकदम याद कर लीजिएगा। अब खुश है साली जहाँ। क्लियर। चलिए यहाँ पे नीचे हम लिख दिए हैं, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, जहांगीर अपने जीवन में अब्दुल रहीम खान खाना से बहुत प्रभावित हुआ था, यानी वो अब्दुल रहीम खान खाना को अपना गुरु मानते थे। ठीक है। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध है। क्लियर। चलिए और देखिए और क्या प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस और सम टॉम्सरो भारत आए थे जहांगीर के दरबार में, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में व्यापार के लिए आया था पूछने के लिए, तो जहांगीर के दरबार में। सर टॉम्सरो किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। ये दोनों प्रश्न तो बहुत ही धमाल मचाए हैं। ठीक है। इसको भी देख के जाना है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरून निसा था। ठीक है। जहांगीर के दरबार एवं शासन व्यवस्था पर नूरजहां का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण जहांगीर से कुछ और महत्वपूर्ण हम यहाँ पे आपको बना दिए हैं, शायद हो सके आ जाए, इसको भी चलते चलते हम लोग देख लेंगे। ठीक है। इसका जन्म कब हुआ, 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, अकबर। माता का नाम क्या था, हरकाबाई मरियम उज्जमानी। यह अजमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। ठीक है। अजमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। बचपन का नाम सलीम था। इसका यह नाम एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण इसका नाम सलीम रखा गया था। बहुत अच्छा चीज़ आपको याद होगा इसका नाम सलीम क्यों रखा गया था, क्योंकि जो अकबर के पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद लिया था और उसी के आशीर्वाद से जो है यहाँ पे होने के कारण यहाँ पर इसका नाम सलीम रखा गया था। ठीक है। किसका नाम, जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, क्योंकि वे इससे अधिक प्रभावित हैं। राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी आगरा में हुआ था और इसका राज्याभिषेक जहांगीर के नाम से हुआ था। ठीक है। स्वर्णकाल, जहांगीर के शासनकाल के चित्रकला को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। इसकी आत्मकथा कौन है, तुझके ये जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को दिया जाता है। ठीक है। तुझके ये जहांगीरी किसकी है, जहांगीर की आत्मकथा है, उसको पूरा कौन किया, मोतबिंद खान ने किया था। ठीक है। चलिए व्यापारी देख लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में ही यूरोपीय व्यापारी एवं अंग्रेज भारत आए थे, व्यापार करने के लिए आए हुए थे व्यापारी लोग। व्यापार करने में आने वाली यूरोपीय कंपनी के व्यक्ति का नाम था हॉकिंस, सर टॉम्सरो और विलियम फिंच आए थे। ठीक है। और इन्होंने ही वहाँ से क्या किया, आदेश प्राप्त किया और यहाँ पर व्यापार करने लगे। लेकिन एक चीज़ जहांगीर को यह पता नहीं था, जहांगीर को यह पता नहीं था कि यही व्यापारी हमारे साम्राज्य का क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे, और इन्होंने ही इनके साम्राज्य का विनाश कर दिया। ठीक है। अंतिम शासक, तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसको अंग्रेजों ने वर्मा के रंगून में दफना दिया था। ठीक है। इस तरह से विनाश हो गया जहांगीर का। ठीक है। चलिए अगला है सिख गुरु के बारे में देखते हैं। सिख गुरु,
भेरावल के युद्ध में अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के आरोप में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को हत्या करवा दिया गया था। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया। ठीक है, तो आप यहाँ पर जान गए जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि उसने उसके पुत्र को बचाया था जब इनके साथ झगड़ा हो रहा था। ठीक है, चलिए, गुलाब से इत्र क्या है? गुलाब से इत्र क्या है? नूरजहां की मां असमत बानो बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की। ये प्रश्न पूछा था कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की? तो असमत बानो बेगम ने की। ये कौन थी? नूरजहां की मां थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ केवल आपको दे रहे हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम पढ़िए, ज़्यादा अंक उठाइएगा। मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उससे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया है। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया, जो शहादरा लाहौर के निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो शहादरा लाहौर के निकट स्थित है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका भाज सो। ठीक है, भाज सो शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, औरंगजेब के बारे में हम लोग देखेंगे। महान मुगल शासकों में औरंगजेब अंतिम पराक्रमी शासक था। सामूगढ़ की विजय एवं आगरा किले की कब्जे के बाद अपने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब अपने सैन्य अभियान के तहत बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रगाह साबित हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। प्रश्न बहुत बार आया है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, जजिया कर, उसने अकबर द्वारा समाप्त किए गए और गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाने वाला दोबारा लगाया गया। ठीक है, पूछेगा कि जजिया कर किसने फिर से दोबारा लागू किया? किसने लागू किया? तो औरंगजेब ने किया। ठीक है, सरिया कानून, उसने पूरे साम्राज्य में सरिया कानून और इस्लामी नियमों को कड़ाई से लागू किया था। मंदिरों का ध्वंस, अपने शासनकाल के दौरान उसने कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। सिख गुरु का वध, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, जिसके बाद सिखों के साथ मुगलों का संबंध बिगड़ गया। तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ना, उसकी हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने करवा दी। ठीक है, तो औरंगजेब ने करवा दी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक नया चीज़ और पढ़ना है, शेर शाह सूरी के बारे में आपको पढ़ लेना है, जो कि JCERT किताब में आया है, उसको देखना नहीं भूलेंगे। शेर शाह सूरी, शेर शाह के बचपन का नाम याद रखिएगा फरीद था। ठीक है, उसके पिता हसन खां सासाराम बिहार के जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी शेर शाह को ही शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से बचाने के कारण उसको उपलक्ष्य में रखा था। यानी शेर शाह ने क्या किया था? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान को, वो बहार खान लोहानी पर क्या किया था? शेर का आक्रमण कर दिया था शेर ने, उससे उसको बचाया था, जिसके कारण लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, बाबर का मूल नाम क्या था? याद रखिएगा, बाबर का मूल नाम क्या था? परीक्षा में पूछा गया था। मुगल बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन बाबर, या सभी। ठीक है, तो बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बाबर ने कौन कौन युद्ध किया? बाबर ने कौन कौन युद्ध किया आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो देखिए बाबर ने कुल 4 युद्ध किया था। ठीक है, और चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा। चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा। अब रही बात कि चारों युद्ध में बाबर विजयी, तो युद्ध कौन कौन हुआ था? तो इसके लिए हमने आपको थ्योरी क्लास में ट्रिक बता दिया है। पान खा चल घर, पान खा चल घर। पान से पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से खनवा का युद्ध, चल में च से चंदेरी का युद्ध और घर में घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक हमने आपको दिया है, पान खा चल घर बाबर, पान खा चल घर बाबर। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध भी हुआ, खनवा को भी, चंदेरी का भी, घाघरा का भी, यानी राइट आंसर इसका ई होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखिए याद रखिएगा, युद्ध के क्रम का ट्रिक भी हमने आपको थ्योरी क्लास में दिया है। जैसे आपने क्या याद किया, पान खा चल घर बाबर। ठीक है, अब कौन युद्ध कब हुआ ये भी पूछ सकता है। तो पान से पानीपत का प्रथम युद्ध था, याद रखिएगा 1526। खा से खनवा का युद्ध था, एकदम लगातार है, 1527। चल में च से चंदेरी का युद्ध 1528 और घर में घ से घाघरा का युद्ध 1529। बस एक लाइन से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा तो पानी का प्रथम युद्ध कब हुआ?
तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ बताते चलिएगा, तो खानवा उसके बाद है 1527 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ अभी आपको बता भी दिए, तो 1528 ईस्वी। और घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो 1529 ईस्वी। ठीक है ना, तो एक मज़ेदार लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप अगर सामाजिक विज्ञान में आपको बहुत कमज़ोर लग रहा है तो हम आपको बता रहे हैं कि जितना आपको जैसे आर्टी किताब से निकला है हर एक बिंदु को हमने छू दिया है, रख दिया है। और ये भी आप याद रखिएगा, यदि कम पढ़ के और अधिक अंक उठाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आपको इसी नोट से पढ़ के एग्ज़ाम में जाना होगा कंफर्म होके। जब भी आपको वीडियो मिले आपको सजेस्ट करें, आप यहाँ से फ़ोन नंबर दिया गया जरूर संपर्क करके आप ईच सब्जेक्ट का नोट्स भी 100 रुपये करके ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीटली के लिए आपको 500 रुपये है। क्लियर, तो इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए ट्रिक एक बना दिया है कि आप अपने घर पर भी नोट्स बना लेंगे। जब हम से PDF आप परचेज कीजिएगा तो इस तरह का बना हुआ आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पानखा चलघर बाबर है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध है 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी, 1528 और 1529 ईस्वी। ठीक है, बाबर सभी युद्ध में विजयी रहा है, याद कर लीजिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है बाबरनामा, अकबरनामा, जहाँपना या रहला। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसको तुझके बाबरी जाना जाता है, उसमें लिखा है। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, ईरानी भाषा, तुर्की भाषा, फारसी भाषा, इराकी भाषा। ठीक है, तो बाबर कहाँ का रहने वाला था, तुर्क का रहने वाला था। ठीक है, और उसकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी, इसलिए इसका बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है, बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है, मुबियान नामक पद शैली, मूवी पद शैली, लाइव पद शैली या कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर किस शैली का पद का जन्मदाता माना जाता है, तो बाबर जो है मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा, अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। ठीक है, तो देखिए जहाँ उत्तराधिकारी के बाद आता है कि इसके बाद कौन बैठा, इसके बाद कौन बैठा, तो उसके लिए आप इसको याद रख लीजिएगा, भाजपा का 100, भाज 100 वाला याद रख लीजिएगा एकदम। ठीक है, इसको बताया भी है थ्योरी में। तो पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। यानी बाबर के बाद कौन बैठा, तो हुमायूं बैठा, हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो अकबर बैठा, अकबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो जहांगीर बैठा, जहांगीर के बाद कौन गद्दी बैठा, शाहजहां बैठा, शाहजहां के बाद कौन बैठा, औरंगजेब बैठा। बस यही है, सीरियल नंबर बना हुआ है। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा, तो इसके अनुसार राइट आंसर आपका हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था, तो आपको थ्योरी क्लास में हमने बताया है कि मुगल साम्राज्य में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के बीच बंटवारा किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी जिसके कारण यह लड़खड़ाता हुआ ही जिंदगी भर रह गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा, निकाय का शामिल करना, संपत्ति को हड़पना, कोई नहीं। ठीक है, तो हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण था भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा करना। ठीक है, चौसा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, देखिए किनके किनके बीच हुआ, इसके लिए भी थ्योरी आपको बताया गया है। ठीक है, तो चौसा का युद्ध आपको यहाँ पर डे 24 हुमायूं। ठीक है, शेरशाह और किसके बीच हुआ था, हुमायूं के बीच हुआ था, आपको बताया गया है शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, और हुमायूं जो है यहाँ पे दोनों युद्ध हारा था। ठीक है, हुमायूं दोनों युद्ध हारा था, चौसा का युद्ध और कनौज बिलग्राम कहिए। ठीक है, और यहाँ पर दोनों युद्ध को हारा था, और हारने के बाद ये क्या हुआ था, निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था 1440 से 55 तक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको जो है 1540-55, तो ये आपको निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चलिए, चौसा का युद्ध कनौज या बिलग्राम के युद्ध में किसका जीत हुआ, तो हम बताएं कि हुमायूं का हार हुआ, तो जीत किसका हुआ, शेरशाह का हुआ। ठीक है, और शेरशाह के डर से ही वह भाग गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो डे 24 हुमायूं आपको बताया गया था, डे 24 हुमायूं। ठीक है, 24 में चौसा का युद्ध, 20 से बिलग्राम या कनौज का युद्ध।
तो चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था या कनौज का 1940 में। लगातार है ये भी, ठीक है, ये भी आपको लगातार ही है, तो राइट आंसर सी होगा। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? तो आइए ये भी प्रश्न आ ही गया, 1539 1540। तो 1540 पहले चौसा का हुआ था 1539 में, और फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। यहाँ भी हुमायूं हारा, यहाँ भी हुमायूं हारा। जब अबर बार हारा तो यह राजगद्दी छोड़ के भाग गया, ठीक है, और ईरान की ओर भागा, और ये 15 वर्षों तक शेरशाह के डर से उधर ही रहा। जैसे ही इसको पता चला कि शेरशाह का मृत्यु हो गया है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी ताकत आ गई, और यह जानता था कि शेरशाह छोड़ के हम सभी से युद्ध जीत लेंगे, और वह जीतते हुए सरहिंद का युद्ध फिर से दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा? देखिए प्रश्न आया है, हुमायूं जब युद्ध हारा तो वह किस ओर भागा, ठीक है, ईरान की ओर, इराक की ओर, कुवैत की ओर, या कोई नहीं, ठीक है। तो हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा? तो ईरान की ओर भागा, ठीक है, ईरान की ओर भागा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई जानते हैं। हुमायूं जो था दोबारा राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, दोबारा बैठा 1556 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं किताब का शौकीन था, वह पुस्तकालय था, पुस्तकालय में वह पढ़ता था, ठीक है। तो उस समय रमज़ान समय हो गया था, जैसी वजह तो हुमायूं क्या हुआ कि घोड़ों से उतर के शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरने लगा। उसी में पैर फंसने के कारण सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गई थी। शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से मौत हो गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा भी गया है कि हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ठीक है। तो मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में, दिलपनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को आप एक बार याद कर लीजिएगा। हुमायूं चौक से लिखा शेरशाह, ठीक है। ये हुमायूं और शेरशाह लिखने का मतलब कि ये जो युद्ध है हुमायूं और शेरशाह के बीच हुए हैं, दोनों युद्ध हुमायूं ने हारा है और दोनों युद्ध शेरशाह ने जीता है। चौक में चौ से है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, और क से है कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, ठीक है। हुमायूं दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर देखिए हमने नोट्स बना दिया है कि आपको भी नोट्स लिख लीजिए जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। हुमायूं को दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है, और दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ है। एकदम कंफर्म होते चलिएगा। पूरे यहाँ पे जो आपको मुग़ल साम्राज्य है आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से याद हम करवाने वाले हैं। हुमायूं के बाद मुग़ल साम्राज्य का शासक कौन बना? तो याद रखिएगा भाजपा का रैली था ना, तब भाज तो बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो याद होगा ना, हुमायूं के बाद कौन बना? अकबर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, ठीक है। अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है। तो देखिए अकबर जो है यहाँ पर 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था। कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा 12-13 भी मिलेगा, लेकिन आपको JCERT से जो दिया है वो हमने लिख दिया है कि आपको अगर दिक्कत हो तो आप क्लेम करने के लिए यहाँ से बोल सके, ठीक है। चलिए अगला, अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? अपने पिता का जब हुमायूं का मृत्यु हुआ तो उसमें अकबर कहाँ रहता था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, हरियाणा के भतिंडा नामक स्थान पर, गुजरात के गांधीनगर, कोई नहीं। तो ये उस समय पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। कहाँ रह रहा था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन था जिस समय यहाँ पे हुमायूं का मृत्यु हो गया? उसमें अकबर जो था संरक्षक के साथ रहता था। तो उसमें अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण यहाँ पर बैरम खां था, ठीक है। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था, ठीक है, बैरम खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और इसका किनके बीच हुआ वो नीचे आपको हम बता देंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं? यहाँ पर आपको हम बताए हैं पानी 2, ठीक है, हल्दी में, पानी 2 हल्दी में अकबर है महान। मैंने पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर है महान। इसका देखिएगा थ्योरी क्लास आप जब देखिएगा ना, बहुत मस्त उसको ट्रिक बना के बताया गया, ठीक है। तो अकबर और हे मतलब हेमू, और महान मतलब महाराणा प्रताप। यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ, और पानीपत का और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के
बीच हुआ। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बनाया हुआ है, थ्योरी क्लासेस को ले लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था। ठीक है, इसमें अकबर का विजय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? अभी हुआ 1576 ईस्वी में, आपको बता दिए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप का हार हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खां। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह लड़ रहे थे। अब देखिएगा, अकबर द्वारा किया गया युद्ध को भी आप याद रख लीजिएगा, इसका भी ट्रिक हमने आपको बना दिया है जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। तो क्या लिखे हैं? पानी दू घाटी युद्ध अकबर है महान। ठीक है, तो पानी दू यहाँ पे लिख लिए, फिर इसी के नीचे युद्ध का नाम है, फिर घाटी युद्ध भी लिख लिए और अकबर है महान। तो इस तरह से जा करके ये दोनों युद्ध अकबर के लिए है और हे महान में एक हे दिए और एक महान दिए। ठीक है, तो पानी टू मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, घाटी मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अब अकबर है महान मतलब अकबर और हेमू के बीच हुआ और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है, पहला वाला किसके बीच हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो अकबर और हेमू के बीच। घाटी युद्ध किसके बीच? हल्दी घाटी का युद्ध, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। यही दो को इस तरह से सजा के आप याद कर लीजिएगा, तो आपको मुगल साम्राज्य का लगभग जितना युद्ध हुआ है वो सारा चीज़ हम आपको कंप्लीट यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पानीपत का देखिए यहाँ पे लिख भी दिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहे और महाराणा प्रताप की हार हुई। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि अब आप सबको यहाँ पे अच्छा से जरूर बना लीजिएगा और सारे प्रश्न का जवाब मुगल साम्राज्य से जरूर दे लीजिएगा और आपके लिए यह बहुत ही आसान होते जा रहा होगा। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, देखिए यहाँ पर बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आता है, इसलिए बचपन का नाम याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताए हुए थे, क्या ट्रिक था बता दे रहे हैं। अब खुश है साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ। ठीक है, तो अ से है देखिए अकबर, उसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। खुश से है देखिए खुर्रम, उसके बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहाँ, शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, साली से सलीम हो जाएगा और जहाँ से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा था कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। राइट आंसर सी। न्याय की जंजीर के लिए किसको इतिहास में प्रसिद्ध माना जाता है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर। ठीक है, तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को प्रसिद्ध माना जाता है। सर टॉम्सरो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत MBI है, 1001 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो सर टॉम्सरो और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो किसके दरबार में आए थे? तो ये आपके आए थे जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए। और इस समय यह जहांगीर इस बात को नहीं जानता था कि ये हमें लूट करके ही जाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती हो गया था, व्यापार की अनुमति देना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहाँ, शाहजहाँ, सायरा निशा या सायरा। ठीक है, जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहाँ मेहरून निशा के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ या बाबर। ठीक है, तो वास्तुकला के दृष्टि से शाहजहाँ का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। ठीक है, तो आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आपको बताना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो देखिए, आगरा का जो ताजमहल था उसका निर्माण आपको शाहजहाँ की तरफ से करवाया गया है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहाँ। ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण भी आपको शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया है। मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहाँ या बाबर। देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताए थे कि आपको जो मुगल साम्राज्य के शासक के नाम थे वो क्या था, तभी आपको याद आ रहा होगा, भाज-शो। ठीक है, भाज-शो मैंने पहले तो बाबर हुआ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ और ये अंतिम हो गया औरंगजेब। तभी ना शासक का नाम इस क्रम से लिखा गया है, तो अंतिम औरंगजेब है। तो आपसे पूछा है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो औरंगजेब। पहला शासक कौन था? तो बाबर। दूसरा शासक कौन था? तो हुमायूं। तीसरा शासक कौन था? तो अकबर।
चौथा शासक कौन था? जहांगीर। तो इस तरह से देखिए प्रश्न बहुत तरह से पूछा जा सकता है, बस आप ट्रिक को याद रख लीजिए या कंसेप्ट को याद कर लीजिए, आपको वहाँ से हो जाएगा। ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है। तो जिंदा पीर के नाम से आपको औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, खुर्रम, बदरुद्दीन। ठीक है। तो सलीम तो किसका नाम था? तो अब खुश है साले जहाँ। सलीम जहांगीर का नाम था। खुर्रम किसका नाम था? खुश याद रखिएगा, खुर्रम शाहजहाँ का नाम था। और बदरुद्दीन किसका नाम था? अकबर का नाम था। तो अब बचा फरीद। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, याद रख लीजिएगा। ठीक है। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता था? शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। ठीक है। तो शेर खां को ही शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह को ही शेर खां भी कहा जाता है। एक शेर के बचाने को उपलक्ष्य में दिया गया था जिसको उपाधि, तो ये आपको नीचे क्लास थ्योरी में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है। शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्हें उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में दी थी। उनको शेर के आक्रमण से रक्षा किया था, इसलिए मिला था। ठीक है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई नहीं। ठीक है। तो शेर खां का पहला संघर्ष जो था आपको हुमायूं के साथ ही हुआ था। ठीक है। चुनार के किले पर कब्जा को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था, जहाँ यहाँ पर समझौता के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं। ठीक है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है। कहाँ स्थित है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं। ठीक है। तो जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपको किसने करवाया है? शेर शाह ने ही करवाया है। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शेर शाह का जो शासन प्रबंध था उसकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तारीख है शेर शाही, तारीख है अकबरी, तारीख है औरंगजेबी या कोई नहीं। ठीक है। तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी तारीख है शेर शाही में। ठीक है। तारीख है शेर शाही मिलेगा। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं। ठीक है। तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है। चलिए, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर या बाबर। ठीक है। तो अकबर द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही। ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को यहाँ से मिलने वाला है। तो दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, ये सारा कुछ अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 5 रत्न, 6 रत्न, 9 रत्न या कोई नहीं। ठीक है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का नाम और उनकी पदवी को देखना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी क्लासेस में आप जा करके जरूर देखिए, उसमें सारा कुछ आपको बताया हुआ है और बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है। कैसे 9 रत्न का नाम याद रखिएगा वो भी आपको उसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम या कोई नहीं। ठीक है। तो बचपन का नाम याद रखने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताए थे, अभी खुद ही बताए थे। अब खुश है शालीजहाँ। ठीक है। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुश में खुश से खुर्रम और स से शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुरी
और साली जहाँ, साली से सलीम और जहांगीर से जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, शाहजहाँ का खुर्रम और जहांगीर का सलीम है। तीनों को याद रखिएगा, एगो प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। नीचे देखिए ट्रिक जो हमने बोला उसको यहाँ बना भी दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरह से नोट्स बना सकें और बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को क्लियर रख सकें, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी को। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। याद कर लीजिएगा, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्णयुग माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल में किसका स्वर्णयुग कहा जाता है? चित्रकला, मंदिर, न्याय या सभी? तो चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया, ठीक है। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की? सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की थी, ठीक है। तो सिखों के 5वें गुरु की हत्या यहाँ पर आपको जहांगीर के द्वारा किया गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने हत्या करवा दिया था। अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? भू राजस्व अधिकारी, गायक, सेनापति या रसोई, ठीक है। तो अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे वो आपका भू राजस्व अधिकारी थे, ठीक है। क्या था? भू राजस्व अधिकारी, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टोडरमल भू राजस्व अधिकारी थे, तानसेन गायक थे, मान सिंह भरोसेमंद सेनापति था, मुल्ला दो प्याजा रसोईया थे। यह सभी अकबर के दरबार के नवरत्न में थे, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो ये देखिए दीन ए इलाही धर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा देखिए जो थ्योरी क्लासेज आप लेंगे तो अकबर द्वारा किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, सारा कार्य आपको वहाँ पर दिखा दिया गया है। और बाकी इसमें थ्योरी क्लासेज है और ऑब्जेक्टिव में भी हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, अकबर द्वारा किया गया कार्य। यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में अवश्य छपेगा और इसको देख लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने सारा आपको मुगल साम्राज्य एक ट्रिकी के माध्यम से कंप्लीट करवाया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न रहेंगे और वो तीनों प्रश्न इसी PDF से रहेगा। इसलिए आप सभी को PDF लेके यहाँ से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 10 में 10 से है दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया। तीर्थ में तीर्थ यात्रा से कर के समाप्ति 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। जाओ में जा से जजिया करके समाप्ति 1564 ईस्वी अकबर द्वारा किया गया। दीदी में दी से दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया गया। इलाही में इलाही संवत 1583 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सभी अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए आप सभी को इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे और बाकी नोट्स सभी देखिए इसी तरह से लिखे हुए हैं कि आपको कहीं कोई समझने में समस्या नहीं है। तो इस